हरिया बाजार में अदरक बेचा करता था, लेकिन उससे हरिया की कुछ खास आमदनी नहीं होती थी। इसलिए हरिया की आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी और आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण घर में दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। एक शाम हरिया बाजार से जल्दी घर आ जाता है। तभी हरिया की पत्नी सपना हरिया से कहती है, क्या बात है, आज बहुत जल्दी घर आ गए? हाँ तो क्या करूं सपना, एक भी ग्राहक नहीं आया मेरे पास, तो बाजार में खाली बैठे बैठे क्या ही करता, इसीलिए मैं घर चला आया। इसका मतलब ये कि आज भी बिक्री नहीं हुई। पता नहीं कैसे चलेगी हमारी घर गृहस्थी। एक तो तुम ये अदरक बेचने का काम छोड़ दो, क्योंकि अदरक बेचकर अपना गुजर बसर कर पाना मुझे नहीं लगता कि आसान है। अरे सपना, कम से कम मुझे पीने के लिए एक गिलास पानी तो दे दो, तुम तो आते ही मुझ पर शुरू हो जाती हो। अरे खुद ही लेकर पी लो पानी। वैसे ही मेरा मूड बहुत खराब हो चुका है तुम्हारी बातों से, क्योंकि तुम्हें तो मेरी सुननी ही नहीं है, हमेशा बस अपने ही मन की करते रहते हो। सपना की बातें सुनकर हरिया का मन उदास हो जाता है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। इसी तरह से अगली सुबह हरिया मंदिर से पूजा करके घर लौट रहा होता है कि तभी रास्ते में हरिया को एक गरीब बूढ़ी औरत भीख मांगते हुए दिखाई देती है। वो औरत राह चलते सभी लोगों से भीख मांग रही होती है, लेकिन कोई भी उस औरत को भीख देने को तैयार नहीं था और ये सब देखकर हरिया को उस औरत पर तरस आने लगता है। हे भगवान, बेचारी अम्मा पता नहीं कितने लोगों के आगे हाथ फैला रही है, लेकिन कोई भी इसकी मदद कर नहीं रहा। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उनकी ये हालात तो अच्छी नहीं लग रही है। एक काम करता हूँ, इन अम्मा को अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ, क्योंकि फिलहाल मेरे पास इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। हरिया के पास उस औरत को देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए हरिया उस औरत को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी सपना को आवाज लगाकर कहता है, सपना, अरे ओ सपना, जल्दी से इन अम्मा के लिए खाना लेकर आओ, बेचारी बहुत भूखी है। अरे ये कौन से रिश्तेदार आ गए तुम्हारे यहाँ पर जो मैं इन्हें खाना बनाकर खिलाऊं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे सपना, हर वक्त लड़ाई करना जरूरी है क्या, या फिर बात का बतंगड़ बनाना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? साफ साफ बताओ, ये है कौन? सपना, मुझे नहीं पता कि ये कौन है, बस इतना समझ लो कि फिलहाल के लिए इन्हें हमारी जरूरत है और तुम जल्दी से इनके लिए खाना लेकर आओ, क्योंकि इनको बहुत भूख लगी है। अरे पहले पेट भरने लायक तो हो जाओ तुम, उसके बाद किसी गरीब की मदद करना। रोज रोज बाजार जाते हो और खाली हाथ घर पर आ जाते हो। 1 रुपए की भी अच्छी आमदनी नहीं होती तुम्हारी। बड़े आए गरीब लोगों की मदद करने वाले। अच्छा ठीक है सपना, तुम्हें मुझे जो कुछ कहना है बाद में कह लेना, लेकिन फिलहाल अम्मा को खाना दे दो। सपना मुंह बनाकर हरिया के कहने पर उस गरीब औरत के लिए खाना लेकर आती है और उसे खाना देती है। वो औरत पेट भर के खाना खा लेती है और फिर जाते जाते हरिया और सपना को बहुत सारा आशीर्वाद देती है। बच्चों, आज तुम दोनों की वजह से मुझ गरीब औरत की भूख शांत हुई है। एक गरीब को खाना खिलाना दुनिया का सबसे पुण्य का काम है, इसलिए भगवान हमेशा तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और हाँ, हरिया बहुत अच्छा इंसान है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये जो चाहता है वो पूरा हो जाए। अम्मा, अगर आपकी कही बातों में जरा भी सच्चाई है ना, तो भगवान करे ये जो भी बोले वो सच हो जाए और हमारे सर से ये गरीबी का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि मैं इस गरीबी वाले जीवन से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तू चिंता मत कर बेटा, देख बहुत जल्द तेरे सर से गरीबी का साया हमेशा के लिए हटने वाला है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। हाँ हाँ ठीक है अम्मा जी, मैं आप जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप लोग 2 मीठी मीठी बातें बोलकर अपना दुखड़ा सुनाते हो और फिर बदले में मुफ्त का खाना खा लेते हो, क्योंकि आप अच्छे से जानती हो मेरे पति जैसे इस दुनिया में बहुत सारे बेवकूफ हैं जो आप जैसे लोगों की बातों में आ जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, कुछ चीज ऐसी है जिन्हें हमें वक्त पर छोड़ देना चाहिए। आज तो तुम मुझे बुरा भला कह रही हो, लेकिन एक दिन तुझे कुछ समझ में आएगा कि इस दुनिया में जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। ऐसा कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। औरत के जाने के बाद हरिया अपने घर के पीछे एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर अदरक उगाया करता था, इसलिए हरिया अपने खेत में जाता है।
हे भगवान, आखिर कब तक मुझे इसी तरह से अपना जीवन काटना होगा। रोज रोज सपना की कड़वी बातें सुन सुनकर मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। काश कि अम्मा की कही हुई बातें सच हो जाए। जैसे अभी मैं बोलूं कि मेरे खेत में जितने भी अदरक है सब के सब जादुई हो जाए और मेरी किस्मत पूरी तरह से बदल जाए। पर यह सब तो कहने और सुनने में ही अच्छा लगता है। हम जैसे गरीब लोगों को जीवन भर मेहनत और मजदूरी ही करनी पड़ती है। ऐसा कहकर हरिया जमीन से अदरक निकालने लगता है। तभी हरिया को अपने उगाए हुए अदरक में बहुत सारा बदलाव नजर आता है। अदरक काफी चमकदार और बड़े बड़े आकार में थे, जिन्हें देखकर हरिया कहता है, अरे ये क्या, ये तो काफी अलग दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये अदरक कोई आम अदरक नहीं बल्कि कोई जादुई अदरक है। एक काम करता हूँ, मैं इन्हें घर ले जाता हूँ और सपना को दिखाता हूँ। अदरक को देखकर हरिया थोड़ा हैरान हो जाता है और वो उन सभी अदरक को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी सपना को वो अदरक दिखाते हुए कहता है, सपना, ये देखो हमारे खेत में कितने अजीब अदरक हुए हैं। इस बार ऐसा लग रहा है जैसे अम्मा की कही हुई बात सच हो गई। अरे बस भी करो, कहाँ तुम उस गरीब औरत की बातों में आ रहे हो। अरे गरीब भिखारी लोगों का तो काम होता है दो अच्छी अच्छी बातें बोल देना और बदले में मुफ्त का खाना खा लो। अरे वो तो अपना काम कर रही थी और आपको बदले में बेवकूफ बना गई। सबको अपनी तरह मत समझो सपना। एक बार तुम इस अदरक की चाय बनाओ, क्या पता इस अदरक का स्वाद कुछ अलग हो। क्या पता इस अदरक की वजह से हमारी पूरी की पूरी किस्मत बदल जाए। अच्छा ठीक है, अब जब तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं जरा अपने लिए और तुम्हारे लिए एक कप चाय बना ही देती हूँ। उसके बाद तो पता चल ही जाएगा ऐसा क्या स्वाद है इस अदरक के अंदर। ऐसा कहकर सपना अपने लिए और अपने पति के लिए अदरक वाली चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है और सपना चाय बनाकर लाती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी चाय पीते हैं। चाय पीते ही हरिया और सपना को अपने शरीर में बहुत ही ताजगी और फुर्तीलापन महसूस होने लगता है। अरे ये क्या, इस चाय को पीने के बाद मेरे सर में जो थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था वो तो एकदम से छूमंतर हो गया। यानी कि तुम जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही था। इसका मतलब वो जो अम्मा थी वो कोई आम अम्मा नहीं बल्कि किसी देवी का स्वरूप थी। हाँ सपना, इस चाय को पीने के बाद मेरे शरीर में जितनी भी थकान थी सब की सब अपने आप खत्म हो गई। यहाँ तक कि मेरे दिमाग में जो टेंशन चल रही थी वो टेंशन भी खत्म हो गई। याद है अम्मा ने क्या कहा था कि मैं जो चाहूं वो सच हो जाए। और देखो ना, खेत में जाने के बाद मैंने यही बोला था कि काश ये अदरक जादुई हो जाए। देखो मुझे लगता है ये जादुई अदरक है। जादुई अदरक को देखकर सपना और हरिया दोनों बहुत खुश होते हैं और वो दोनों ही बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। वैसे अम्मा जहां भी रहे खुश रहे। अच्छा सपना, अब मैं बाजार जा रहा हूं अदरक बेचने के लिए। तब तक तुम अपना और घर का ख्याल रखना। और क्या पता आज मुझे घर आने में थोड़ा लेट हो जाए। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं अपना और घर का ख्याल रखूंगी। ऐसा कहकर हरिया अपने खेत से निकला हुआ अदरक लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। थोड़ी ही देर में हरिया के पास खूब सारे ग्राहक आते हैं और वो सब हरिया से अदरक खरीदने लगते हैं। अपने पास एकदम से इतने सारे ग्राहक देखकर हरिया थोड़ा हैरान हो जाता है। अरे भैया, जरा मेरा 1 पाव अदरक कर दो। अरे भैया, जरा आधा किलो अदरक मेरा भी कर दीजिएगा। अरे भैया, पहले मैं आई हूँ इसलिए आप मुझे पहले अदरक दो। आप मेरा पूरा आधा किलो अदरक कर दो। हरिया जैसे तैसे अपने सभी ग्राहकों को बारी बारी संभालता है और उनको अदरक देता है। इसी तरह से हरिया के सारे अदरक खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद हरिया अपने घर आ जाता है और घर आते ही अपनी पत्नी के हाथों में पैसे रखते हुए कहता है, ये देखो सपना, आज की कमाई मेरी बहुत अच्छी हुई है। अरे आज तो इतने सारे ग्राहक आए थे एकदम से कि मैं तो परेशान ही हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे सब कुछ संभालूं। लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे करके सभी ग्राहकों को अदरक तौल कर दिए। क्या बात है, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। पहली बार तुम अदरक बेचकर मेरे हाथ में इतने पैसे रख रहे हो। आज की कमाई से मैं बहुत खुश हूँ। भगवान इसी तरह से तुम्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है कि हमें जो कुछ भी मिलता है वो हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। हाँ सपना, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जिनके अच्छे कर्म होते हैं उनके साथ तो भगवान भी किसी न किसी रूप में साथ देने के लिए जरूर आते हैं। चलो ये सब तो ठीक है, अब तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। उसके बाद तुम थोड़ा आराम कर लो।
हरिया की बातें सुनकर सपना बहुत खुश होती है और उन पैसों को ले जाकर अलमारी में रख देती है और खुशी खुशी अपने पति को खाना भी खाने देती है। और इसी तरह से अब हरिया की रोज अदरक बेचकर अच्छी खासी बिक्री हुआ करती और गांव में अक्सर लोग हरिया से ही अदरक खरीदने के लिए आया करते थे, क्योंकि उन्हीं जादुई अदरक की मदद से गांव के लोगों को अपनी तकलीफों में बहुत फायदा जो मिल रहा था। और इसी तरह से हरिया रोज अपने खेत में जादुई अदरक की खेती किया करता और बाजार में बेचकर मेहनत करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है। मनोज अपने खेत में खेती कर रहा होता है। इसी बीच मनोज के पास एक साधु आदमी आता है। साधु को देखकर मनोज अपना काम रोक देता है और वो साधु से कहता है, बाबा, आपको प्यास लगी है क्या? पानी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मेरे पास पानी है। हाँ बेटा, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। अगर तुम्हारे पास पानी है तो मुझे पानी पिला दो बेटा। मनोज साधु को पीने के लिए पानी देता है। पानी पीने के बाद साधु मनोज से कहता है, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। मेरे कुछ भी कहने से पहले ही तुम्हें पता चल गया कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करे। अरे बाबा, इसमें शुक्रिया कहने वाली क्या बात है? मेरा फर्ज बनता है कि मैं सबकी मदद करूं, पर शायद मेरी किस्मत खराब है कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं। बेटा, ऐसा क्या हो गया? और तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत परेशान हो। हाँ बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ? दिन रात अपने खेत में मेहनत करता हूँ, लेकिन तब भी मुझे अपने खेत से कुछ खास मुनाफा नहीं हो रहा है। इस वजह से मैं अक्सर परेशान रहता हूँ। क्या करें? दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, और अगर ऐसा ही रहा तो एक गरीब इंसान क्या करेगा? कोई बात नहीं बेटा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। शायद तेरी किस्मत अब बदलने वाली है, तभी मैं तुझे मिला हूं। ये कहकर साधु अपनी पोटली से कुछ बीज निकालता है और वो बीज मनोज को देते हुए कहता है, बेटा मनोज, ये जादुई बीज हैं। इन बीज को तुम अपने खेत में बो देना और फिर देखना चमत्कार कि कैसे तुम्हारा खेत जादुई हो जाएगा। तुम्हारे खेत में जादुई प्याज की उपज होगी और वो प्याज हमेशा तुम्हारी मदद करेगी। आप ये क्या बोल रहे हैं? आज के टाइम में भी ऐसा कुछ होता है क्या? मैं इन चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता बाबा। बेटा, तू एक बार मुझ पर विश्वास करके देख। मैं एक साधु हूँ, साधु, और मैं इस मोह माया से बहुत दूर हूँ। इसलिए ये जादुई बीज मेरे किसी काम नहीं आने वाले। पर तुझे ऐसे परेशान देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इस बीज की जरूरत तुझे है, तो इस बीज को अपने खेत में बो देना और फिर देखना इसका चमत्कार। ये कहकर साधु वहां से चला जाता है। मनोज को ऐसा लग रहा था कि जैसे साधु मानसिक रूप से पागल हो चुका है, इसीलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मनोज साधु की बात पर ध्यान न देते हुए उस बीज को अपने खेत में फेंक देता है। फिर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी मधु को इस बारे में बताता है। अरे मधु, तुम्हें पता है आज मैं जल्दी घर क्यों आ गया? क्या हुआ? सब ठीक तो है? अरे हाँ हाँ बाबा, सब ठीक है। तुम्हें पता है आज सुबह मेरी मुलाकात एक साधु बाबा से हुई, और उन साधु बाबा ने मुझे अपने खेत में प्याज बोने के लिए कुछ बीज दिए। और पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? कि वो बीज जादुई बीज हैं। उन जादुई बीज को खेत में बोने से मेरा पूरा खेत जादुई हो जाएगा और पूरे खेत में जादुई बीज की उपज होगी। तुम्हारी बातें सुनकर साधु पर कम और तुम पर ज्यादा हंसी आ रही है। क्या हो गया है तुम्हें? कैसी कैसी बातें करने लग गए हो? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अरे मधु, सच में आज ऐसा ही हुआ है।
अरे भाई, मुझे तो लगता है शायद वो बाबा मानसिक रूप से बीमार है, तभी तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। अरे खैर छोड़ो, मुझे क्या। मनोज की बातें सुनकर मधु जोर जोर से हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह रोज की तरह मनोज नहा धोकर अपने खेत जाता है। खेत पहुंचकर मनोज देखता है कि खेत में बहुत सारा प्याज उगा हुआ होता है। ये देख मनोज हैरान हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या है? रातों रात मेरा खेत इतना हरा भरा कैसे हो गया? पूरे खेत में प्याज की उपज, वो भी रातों रात। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब उस चमत्कारी बीज का कमाल है? क्योंकि मैंने उस बीज को अपने खेत में ही फेंक दिया था। कहीं वो साधु बाबा जो कह रहे थे वो सच तो नहीं है? हे भगवान, आखिर ये सब हो क्या रहा है? तभी मनोज अपने खेत से एक प्याज उठाता है और उस प्याज को अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद मनोज चाकू से प्याज को काटता है। प्याज काटते ही प्याज से एक अलग ही रोशनी बाहर आती है। रोशनी से मनोज का पूरा घर जगमगा उठता है, जिससे मधु भी मनोज के पास आती है और वो उससे कहती है, अरे ये तुम कैसी चमकने वाली लाइट लेकर आए हो? तुम्हें तो पता है ना कि हमारे पास अभी भी पैसों की कितनी तंगी चल रही है, फिर क्यों बेकार में तुम ये लाइट लेकर आए हो? अभी तो दिवाली भी चली गई। ये लाइट नहीं है, बल्कि जादुई प्याज है, जादुई प्याज। हमारा घर इस जादुई प्याज की रोशनी से जगमग जगमग कर रहा है। मैं खुद हैरान हूँ, आखिर ये सब हो क्या रहा है? हे भगवान, कहीं ये जादुई प्याज हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है कल तुम्हें जो साधु बाबा मिले थे ना, उनकी बात सच है। ये साधु महात्मा बहुत ज्ञानी होते हैं, उनके पास बहुत सारी तंत्र विद्या शक्ति होती है। लगता है उन्होंने इस जादुई प्याज को यहाँ भेजा है। प्याज से निकलने वाली रोशनी को देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ये जादुई प्याज है। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। तभी प्याज से एक आवाज आती है, अरे अरे, मुझे देखकर घबराओ नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाली, बल्कि मुझे तो यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा गया है। तुम्हें उन साधु बाबा ने यहाँ भेजा है क्या? हाँ हाँ, मुझे साधु बाबा ने यहाँ भेजा है और मैं एक जादुई प्याज हूँ। और तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी मेरी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करोगी। हमेशा जरूरत पड़ने पर और दीन दुखियों की मदद करने के लिए ही मेरी शक्ति का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा और ना ही कभी तुम्हारी शक्तियों से किसी को हानि पहुंचाऊंगा। मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर ही तुम्हारी शक्ति का इस्तेमाल करूंगा। हाँ, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इतना जानना चाहता हूँ कि मेरा खेत पहले की तरह उपजाऊ हो जाए। पहले मैं अपने खेत में खूब सारी अलग अलग प्रकार की सब्जियां उगाया करता था, पर अब मुझे मेरे खेत में कुछ भी मुनाफा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा खेत अब जादुई हो चुका है। तुम अपने खेत में अलग अलग तरह की सब्जियां उगा सकते हो। जादुई प्याज की बात सुनकर मनोज बहुत खुश होता है और अब मनोज अपने खेत पर अपनी मेहनत से अलग अलग प्रकार की सब्जियां उगाया करता था। धीरे धीरे मनोज मेहनत करके अपने लिए एक और नया खेत खरीदता है। देखते ही देखते मनोज की किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। अब उसके पास रहने के लिए अच्छा घर और खाने के लिए बढ़िया खाना सब कुछ था। एक दिन मनोज के पास एक गरीब भिखारी आता है और वो मनोज से कहता है, अरे भगवान के नाम पर मुझे कुछ खाने को दे दो। पिछले एक हफ्ते से मैं बहुत भूखा हूँ। अरे कोई है क्या इस घर में? भिखारी की आवाज सुनकर मनोज और मधु दोनों अपने घर से बाहर आते हैं। भिखारी की हालत देखकर मनोज और मधु को भिखारी पर तरस आ जाता है, क्योंकि भिखारी के शरीर पर
बहुत सारे फोड़े फुंसी थे और उसके शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। ये देखकर दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। मधु, मुझे ऐसा लगता है कि हमें जादुई प्याज की मदद से इस भिखारी की मदद करनी चाहिए। देखो ना, बेचारा दर्द में कितना तड़प रहा है, ऊपर से इसे भूख लग रही है। अपना पेट भरने के लिए इसे यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी जादुई प्याज हमें लोगों की मदद करने के लिए ही मिला है। वो दोनों तुरंत अपने घर के अंदर जाते हैं और जादुई प्याज को लेकर बाहर आते हैं। जादुई प्याज अपनी शक्तियों से भिखारी को ठीक कर देती है। भिखारी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। मनोज और मधु दोनों भिखारी को खाने के लिए खाना देते हैं। खाना खाकर भिखारी मनोज और मधु का शुक्रिया अदा करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मेरी बहुत मदद की है। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप बहुत नेक दिन इंसान हैं, तभी आपके पास ये जादुई प्याज है। वरना अगर ये जादुई प्याज किसी लालची और स्वार्थी इंसान के पास होती तो वो कब का अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा चुका होता। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, हमारे लिए यही बहुत है। अब तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हो, इसीलिए तुम्हें किसी के आगे अब हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। एक स्वस्थ इंसान अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमा कर खा सकता है। तुम्हें अब भीख मांगने की जगह मेहनत करके रोटी खानी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका हूँ, इसलिए अब मैं मेहनत मजदूरी करके अपने लिए रोटी कमाऊंगा। भिखारी खुशी खुशी वहां से चला जाता है और धीरे धीरे जादुई प्याज की बात पूरे गांव में फैल जाती है। इसीलिए मनोज गांव के सभी लोगों को अपने घर के सामने इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, भाई देखिए गांव वालों, अगर आपको जादुई प्याज के बारे में पता चल ही गया है तो मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, जादुई प्याज हमेशा जरूरत पड़ने पर और गरीबी के दिन दूसरों की मदद करने के लिए ही बना है, इसलिए हमें कभी भी इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। अरे मनोज, हम तुम्हारे साथ हैं और हम अच्छे से जानते हैं कि बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा होता है, इसलिए हम कभी भी छल कपट से तुमसे तुम्हारा जादुई प्याज छीनने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि जब भी हमें जादुई प्याज की जरूरत होगी हम तुमसे मदद मांगने के लिए आएंगे। बस मुझे आप लोगों से यही सुनना था, क्योंकि जादुई शक्ति सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ही बनी है। गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर इसका गलत असर भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अरे मनोज भैया, वो सब तो ठीक है, पर हम चाहते हैं कि तुम जादुई प्याज की मदद से गांव-गांव की तरक्की के बारे में भी सोचो। और जैसे कहीं कहीं पर पीने का पानी नहीं है और कहीं पर ऐसे बूढ़े गरीब लोग हैं भाई जिनके पास सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, अब मैं जादुई प्याज की मदद से गांव की तरक्की के बारे में सोचूंगा, क्योंकि अपने गांव की खुशी ही हमारी असली खुशी है। और इस तरह से मनोज जादुई प्याज की मदद से गांव वालों की तरक्की के बारे में सोचता है और इसमें गांव वाले भी मनोज का पूरा पूरा साथ देते हैं। सलोनी ने बचपन से ही अपने घर में हिंसा का माहौल देखा था। उसके पिता बहुत ज्यादा शराब पीते थे, जिस वजह से उसकी माँ को लोगों के घरों में जाकर काम करना पड़ता था। लेकिन उसके पिता उसके माँ के कमाए हुए पैसों को भी छीनकर उनकी शराब पी जाते थे, और जब उसकी माँ उन्हें पैसे देने से मना करती तो वो उनके साथ खूब मारपीट करते, जिस वजह से सलोनी अपने बचपन से ही बड़ी डरी सहमी रहती थी। हे भगवान, मुझ पर इतनी कृपा करना कि मुझे मेरे पिता जैसा पति ना मिले। मेरी माँ ने मेरे पिता की वजह से बहुत कुछ झेला है। मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर मेरी जिंदगी भी ऐसी ही हो। सलोनी अपने दिमाग में हर वक्त बस यही बात सोचती रहती थी।
उसकी इतनी प्रार्थना करने पर भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के के साथ हुई। उसके ससुराल में उसकी सास और ननंद भले ही अच्छी नहीं थे, लेकिन उसका पति जतिन उससे बहुत प्यार करता था। सलोनी, जल्दी से नाश्ता ले आओ, नहीं तो मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो जाएगी। बस अभी लेकर आई। देख रहा है ना तू इसकी हरकतें, अभी नई नई शादी हुई है और अभी से इसके ये हाल है, आगे जाकर तो पता नहीं क्या करेगी। जब इसे पता है कि तुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है तो ये समय से उठकर खाना तैयार क्यों नहीं करती? खामका हर रोज इसके चक्कर में तुझे देर होती है। अरे तुम क्या बोल रही हो माँ, वो हर रोज समय से ही तो उठती है, बस आज ही उसे उठने में थोड़ी सी देर हो गई। देख रही हो ना माँ, पहले तो भैया तुम्हारे सामने चू तक की आवाज नहीं निकालते थे, लेकिन जब से वो महारानी घर में आई है तब से भैया तुमसे भी जबान लड़ाने लगे हैं। तुझे आग में घी डालने में ज्यादा मजा आता है क्या? मुझे तो समझ नहीं आता क्यों आप दोनों उस बेचारी के पीछे पड़े रहते हो। हमारी नई नई शादी हुई है, आपको उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, लेकिन आप दोनों तो हमेशा हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रहती हो। ये लीजिए नाश्ता। मुझे कोई नाश्ता नहीं करना यार, इन दोनों ने मेरी भूख ही खत्म कर दी। अरे आप क्यों माँ जी और दीदी की बातों का बुरा मान जाते हो? अगर अभी आपको नाश्ता करने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने आपके लंच के साथ पराठे भी पैक कर दिए हैं, आप आराम से ऑफिस में जाकर खा लेना। सलोनी की सास और ननंद उससे बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि जतिन ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर सलोनी से शादी की थी, इसलिए वो हर वक्त उस पर कोई ना कोई तंज कसती ही रहती थी। उनकी शादी को अब 2 साल बीत चुके थे और सलोनी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। उनके घर में बड़ी ही खुशी का माहौल था कि तभी एक दिन काम से घर लौटते वक्त जतिन की गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। करमचली, मेरे बेटे को तो खा गई। मैंने तो उससे पहले ही कहा था कि इस लड़की से शादी मत कर, ये तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। हाय, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। ये आप मुझ पर किस तरह के इल्जाम लगा रही है माँ जी? अपने बेटे को खोने का जितना दुख आपको है, मुझे भी अपने पति को खोने का उतना ही दुख है। बेचारी मेरी बच्ची तो ढंग से अपने पिता के साथ समय भी नहीं बिता पाई थी, और आप मुझसे ऐसी बातें कर रही है। तेरे साथ साथ तेरी ये बेटी भी मनहूस है। अब तक तो मैं अपने बेटे की शर्म करके चुप थी, लेकिन अब तो तुम दोनों मेरे बेटे को ही खा गई। मैं अब तुम दोनों को एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ तुम दोनों, वरना ठीक नहीं होगा। तुम ठीक कह रही हो माँ, अगर ये दोनों इस घर में रही तो थोड़े दिन में हमें भी खा जाएंगी। निकल जाओ तुम अपनी बेटी को लेकर हमारे घर से। सलोनी उन दोनों को बहुत समझाती है, उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो दोनों उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं, जिस वजह से सलोनी की छोटी सी बेटी बहुत डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तुम इन दोनों के साथ क्या कर रही हो शारदा बहन? इन्हें घर के अंदर लेकर जाओ। मैं इन दोनों को कहीं भी लेकर नहीं जाने वाली। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं इन दोनों को अपने घर में रखकर क्या करूंगी? ये दोनों ही मनहूस है, ये मेरे घर से निकल जाए तो ही अच्छा है। ये सब हम पहले से ही जानते हैं शारदा काकी कि आप इनकी शादी के खिलाफ थे। आप पहले से ही सलोनी भाभी से चिढ़ती हो। इनके लिए आपकी नफरत गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन इस वजह से आप उन्हें इस तरह घर से नहीं निकाल सकती। देश का कानून भी आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। सही कहा बेटा तुमने, हम किसी और की बेटी के साथ ऐसा अन्याय होते हुए नहीं देख सकते। ये बेचारी ऐसे समय में अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ जाएगी? कुछ समय पहले ही तो इसके माँ बाप भी चल बसे। उनके पड़ोसी उन पर खूब दबाव बनाते हैं, जिस वजह से वो दोनों माँ बेटी ना चाहते हुए भी सलोनी और उसकी बेटी को घर से बाहर नहीं निकाल पाती, जिस वजह से उन्हें उन दोनों को मजबूरन अपने घर में रखना पड़ता है। इन लोगों की वजह से मैंने तुझे अपने घर में तो रख लिया, लेकिन पहले ही बता देती हूँ, इस घर में तेरी हैसियत एक नौकर से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। मेरे बेटे की किसी भी चीज पर तेरा कोई अधिकार नहीं। वो उन्हें घर में तो रख लेती है, लेकिन उन दोनों के साथ वो दोनों बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। एक दिन सलोनी घर का काम कर रही थी। उसने अपनी बेटी को कुछ खिलौने देकर आंगन में खेलने के लिए बैठा दिया,
लेकिन अचानक उसकी बेटी ने रोना शुरू कर दिया। इससे पहले कि सलोनी उसके पास आती, तभी उसकी ननद शीतल की नजर उस पर पड़ी। हे भगवान, इन दोनों माँ बेटी ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। देखो तो कैसे गला फाड़ फाड़ कर रो रही है। मेरे सर में दर्द कर दिया है इसने। चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। उस छोटी सी बच्ची को रोते हुए देखकर शीतल उसे चुप करवाना तो दूर, बल्कि उसके पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारती है। तभी सलोनी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। वो तुरंत वहां जाकर अपनी बच्ची को गोद में उठाती है। अरे थोड़ी तो शर्म करो शीतल, तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार करती हो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस मासूम सी बच्ची पर हाथ उठाने से पहले ये तो सोच लेती कि ये कितनी छोटी है, और तो और ये तुम्हारे अपने सगे भाई की बेटी है। क्या तुम्हें इस पर जरा भी तरस नहीं आता? तुम मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाओ, समझी? और ये मेरी कोई भतीजी वतीजी नहीं है। जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है? किस बात का हल्ला किया हुआ है तुम लोगों ने? इन दोनों माँ बेटी ने तो पूरा घर सर पर उठा रखा है। एक तो इसकी बेटी पूरे दिन रोती रहती है, ऊपर से मैंने इसे एक हल्का सा थप्पड़ क्या मार दिया तो ये सलोनी मैडम मेरे सर पर चढ़कर आ रही है। अगर तुम इस तरह मेरी बच्ची के साथ बर्ताव करोगी तो जाहिर सी बात है कि मैं तुम्हें कुछ ना कुछ तो कहूंगी ही। मेरी बात ध्यान से सुन ले। अगर आज के बाद मेरी बेटी से इस तरह ऊंची आवाज में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनकी बात बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तभी शीतल और शारदा सलोनी के साथ मारपीट करना शुरू करते हैं। वो दोनों उसे खूब बुरी तरह मारते हैं, जिस वजह से सलोनी के शरीर पर नील के बहुत बुरे निशान पड़ जाते हैं। पीटे बिना शांति नहीं मिलती ना तुझे? अब जा यहाँ से और जाकर हम दोनों के लिए खाना बना। सलोनी बेचारी रोती हुई अपनी बेटी को लेकर रसोई में खाना बनाने जाती है। वो अपनी बेटी को किचन के स्लैब पर बैठा देती है और रोते हुए खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। हे भगवान, ये तूने मुझे कैसी किस्मत दी है। हमेशा से सोचती थी कि मेरा पति मेरे पिता जैसा ना हो। तूने मेरे लिए इच्छा तो पूरी की, मुझे इतना अच्छा पति भी दिया, लेकिन उसे इतने जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया? ये लोग हम दोनों के साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं, ना जाने कब हमारे दिन सुधरेंगे। तुम चिंता मत करो सलोनी, मैं आज के आज ही तुम्हारे बुरे दिनों को सुधार दूंगा। अरे ये भला कैसा सीताफल है? ये तो मुझसे बात कर रहा है। हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जादुई सीताफल हूँ और मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कल से यहाँ पर बैठ कर देख रहा हूँ कि ये लोग कैसे तुम दोनों पर अत्याचार करते हैं। अब इन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। तुम बस देखती जाओ मैं इनके साथ क्या क्या करता हूँ। तुम चलो मेरे साथ। जादुई सीताफल भागता हुआ जाता है और शीतल और उसकी माँ को एक रस्सी से बांध देता है। अरे ये कैसा सीताफल है और तुमने हमें रस्सी से क्यों बांध दिया? खोलो हमें। अब तो ये रस्सी तभी खुलेगी जब मैं तुम्हें पीट पीट कर तुम्हारी अकल ठिकाने लगाऊंगा। जादुई सीताफल अपने हाथ को आगे करता है और उसके हाथ में एक डंडा आ जाता है। जादुई डंडे, इन दोनों को तब तक मारो जब तक इन दोनों का शरीर पूरी तरह से नीला ना पड़ जाए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। जादुई सीताफल के इतना कहते ही वो डंडा उन दोनों को बुरी तरह पीटने लगता है। थोड़ी ही देर में दोनों का शरीर पूरी तरह नीला पड़ जाता है और वो दोनों दर्द के मारे जोर जोर से करहाने लगती है। छोड़ो हमें, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो। हे भगवान, बचा ले हमें इस सीताफल के भूत से, वरना ये आज हमें पीट पीट कर तेरे पास पहुंचा देगा। तुम्हें क्या लगता है भगवान तुम जैसे पापियों की बात सुनेगा? तुम दोनों को शर्म नहीं आई सलोनी और उसकी छोटी सी बेटी पर इतना अत्याचार करते हुए? जादुई डंडे और मारो इन्हें। उन दोनों को दर्द में इस तरह करहाते हुए देखकर सलोनी को उन पर तरस आ जाता है। बस करो जादुई सीताफल, इन्हें और मत मारो। इनका शरीर पहले ही बिल्कुल नीला पड़ चुका है, छोड़ दो इन्हें। देख रही हो ना तुम दोनों ने इसके और इसकी बेटी के साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे बारे में सोच रही है। शर्म आती है मुझे तुम जैसे लोगों पर। सलोनी के कहने पर जादुई सीताफल उन दोनों को छोड़ देता है, जिसके बाद वो सलोनी को उसकी बेटी के साथ उस घर से ले जाता है। वो उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा नया घर बनाता है, जहाँ पर काम करने के लिए नौकर चाकर भी होते हैं।
जादुई सीताफल सलोनी के साथ रहकर एक बड़े भाई की तरह उसकी रक्षा करता है। उस दिन के बाद सलोनी अपनी बेटी और जादुई सीताफल के साथ उस नए घर में रहती है और वो तीनों वहां पर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। भीमापुर नाम के राज्य में महेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुनीता और 5 साल की बेटी रानी के साथ रहता था। वो एक गरीब किसान था। वो अपने खेत में उगी पालक को बाजार में बेचकर अपने परिवार का खर्चा चलाता था। माँ, तुमने आज फिर से ये पालक की सब्जी बना दी। मुझे ये पालक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं ये नहीं खाऊंगी। क्या करूं बेटा, आज घर पर बनाने के लिए कोई दूसरी सब्जी थी ही नहीं, इसलिए मुझे पालक की सब्जी बनानी पड़ी। तू आज ये सब्जी खा ले, कल मैं तेरे लिए तेरे पसंद की आलू की सब्जी बना दूंगी। सुनीता अपनी बेटी को बहला फुसलाकर पालक की सब्जी खिला देती है। तभी वो बाहर अपने आंगन में सूखे हुए कपड़े उतारने जाती है तो देखती है कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। अरे, अचानक से ये मौसम इतना खराब कैसे हो गया? अभी तक तो रानी के पापा घर भी नहीं आए हैं। अगर उनके घर आने से पहले बारिश शुरू हो गई तो वो पूरे ही भीग जाएंगे। एक काम करती हूँ, मैं ही खेत में छाता लेकर चली जाती हूँ। खराब मौसम होने की वजह से सुनीता खेत में छाता लेकर चली जाती है। तभी उसके वहां पहुंचते ही बारिश शुरू हो जाती है। अरे, मैं अभी खेत से निकलने ही वाला था और देखो बारिश शुरू हो गई। अच्छा हुआ तुम छाता लेकर आ गई, वरना पिछली बार की तरह इस बार भी मैं बीमार पड़ जाता। दोनों जल्दी से घर आते हैं। महेश भी खाना खाकर सो जाता है। जब वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि अभी तक बारिश हो रही है। हे भगवान, ये कैसी बारिश है जो कल रात से लगातार हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब तक तो मेरे सारे खेतों में पानी भर गया होगा। अगर अभी के अभी ये बारिश नहीं रुकी तो मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप चिंता मत करिए, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी। सर्दियां आने वाली है ना, तो शायद इसलिए इतनी बारिश हो रही है। हाँ, यहाँ मैं परेशान हो रहा हूँ कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, और इसको देखो, ये बारिश को देख देख कर खुश हो रही है। क्यों भाई रानी, इतनी खुशी का भला क्या कारण है? पापा, मैं तो चाहती हूँ कि बारिश रुके ही ना, हर रोज बस इसी तरह बारिश होते रहे। लेकिन वो क्यों भला? क्योंकि अगर हर रोज इसी तरह बारिश रहेगी तो मुझे स्कूल जाना ही नहीं पड़ेगा और होमवर्क भी नहीं करना पड़ेगा। अपनी बेटी की ऐसी बात सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। लेकिन जब पूरा दिन गुजरने के बाद भी बारिश रुकने का नाम नहीं लेती तो महेश और सुनीता बहुत परेशान हो जाते हैं। अब तो उनकी छत से भी पानी टपकने लगता है। रानी बेटा, तुम इस बाल्टी को वहां पर रखाओ, नहीं तो पूरे घर में पानी पानी हो जाएगा। ऐसे ही 2-3 दिन लगातार बारिश होती रहती है। पूरा गांव भी पानी पानी हो जाता है। तब कुछ दिनों बाद कड़क धूप निकलती है और गांव में भरा सारा पानी सूख जाता है। पानी सूखते ही महेश सबसे पहले अपने खेत को जाकर देखता है। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, एक तो हम पहले से ही इतने गरीब हैं। इस पालक को बेचकर मुश्किल से 2 वक्त का खाना नसीब होता था। इस बार तो तूने बरसकर मेरी फसल को भी बर्बाद कर दिया। अब तू ही बता, मैं कैसे अपने परिवार का पेट पालूंगा? ये कहते हुए महेश रोने लगता है और रोते हुए अपने घर आ जाता है। उसे परेशान देखकर उसकी पत्नी कहती है, क्या हुआ जी, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? क्या हुआ? और क्या होना है भाग्यवान, हमारी इस बार की सारी फसल बर्बाद हो गई और अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दोबारा अपने खेत में फसल उगा सकूं। समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम दोनों को 2 वक्त की रोटी भी अब कैसे खिलाऊंगा। आप इस तरह परेशान मत होइए जी, आप मेरे गहने गिरवी रख दीजिए। उन पैसों से आप दोबारा फसल उगा लेना और बचे हुए पैसों से घर का राशन ले आना। मुझे माफ कर दो सुनीता, मेरी वजह से तुम्हें अपने गहने तक बेचने पड़ रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए जी, गहने तो होते ही इसलिए है कि वो मुश्किल वक्त में काम आ सके। और वैसे भी मैं आपकी पत्नी हूँ, तो आपके हर सुख दुख में आपका साथ देना मेरा धर्म है। ये लीजिए मेरे गहने।
महेश सुनीता के कुछ गहनों को गिरवी रख देता है। वो उन पैसों से अपने घर में राशन भरकर फिर से अपने खेत में पालक की फसल उगाने के लिए बुआई करता है। बुआई करने के बाद वो अपने खेतों का बहुत ध्यान रखता है। कुछ महीने बाद, सुनीता, बहुत दिन हो गए पालक बोए हुए। अब तक तो हमारी खेत में अच्छी फसल उग गई होगी। चलो चल कर देखते हैं। पालक अगर अच्छी तरह उग गई होगी तो हम पालक की कटाई कर लेंगे। दोनों पति पत्नी अपने खेत में पालक की कटाई करने जाते हैं। लेकिन वो दोनों जैसे ही खेत में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी पालक की फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है। इतनी मेहनत के बाद ऐसी फसल देखकर उन दोनों को बहुत दुख होता है। वो एक बार फिर से अपने खेत में पालक की फसल बोते हैं, लेकिन अगली बार भी कटाई से पहले ही उनकी पूरी फसल खराब हो जाती है। मुझे तो लगता है इस खेत में ही कोई दिक्कत है। हम जितनी बार भी इसमें फसल उगा रहे हैं, हर बार हमारी फसल खराब हो रही है। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि मैं इस खेत में फसल उगाऊं। अब मुझे पैसे कमाने के लिए किसी और काम की ही तलाश करनी होगी। महेश इधर उधर काम के लिए भटकता है। तभी वो एक लकड़ी से बनने वाले सामान की दुकान पर पहुंचता है। काम तो मेरे पास है। मेरा लकड़ी से सामान बनाने का काम है, तो इसलिए मुझे हर रोज ढेर सारी लकड़ी की जरूरत पड़ती है। अगर तुम जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर ला सकते हो तो मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा। आप बस मुझे काम पर रख लीजिए। ठीक है, तो फिर तुम आज से ही काम पर लग जाओ। महेश को जंगल से लकड़ियां काटने का काम मिल जाता है। वो हर रोज जंगल में जाता और वहां से ढेर सारी लकड़ियां काट कर लाता। वो जितनी ज्यादा लकड़ियां काटता, सेठ जी उसे उतने ज्यादा पैसे देते। एक दिन, पापा पापा, आपने पिछले हफ्ते कहा था कि आप मेरी स्कूल की फीस जमा करवा दोगे, लेकिन आपने अभी तक मेरी फीस जमा नहीं करवाई। अगर कल भी आपने स्कूल में फीस जमा नहीं करवाई तो टीचर मुझे क्लास में बैठने नहीं देगी। जब टीचर बार बार सबके सामने फीस के लिए बोलती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। चिंता मत कर बेटा, कल जब सेठ जी मुझे पैसे देंगे तो मैं तेरी स्कूल की फीस जमा करवा दूंगा। सुबह होते ही महेश सबसे पहले सेठ जी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। सेठ जी को भी महेश पर तरस आ जाता है और वो उसे महीना पूरा होने से पहले ही पैसे दे देते हैं। महेश उन पैसों को लेकर अपनी बेटी के स्कूल जाता है। तभी रास्ते में एक चोर पीछे से आकर उसके सारे पैसे छीनकर भाग जाता है। हे भगवान, तू ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। इतनी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके मुझे पैसे मिले थे, वो भी कोई मुझसे चुरा कर ले गया। अब मैं अपनी बेटी की स्कूल की फीस कैसे भरूंगा। महेश रोता हुआ वापस जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। तभी अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। एक तो पहले से ही मेरे पास पैसे नहीं है, ऊपर से काम कर रहा हूं तो मेरी तबीयत भी मेरा साथ नहीं दे रही। महेश परेशान होकर वहां बैठ जाता है। तभी उसके पास एक खरगोश आता है। क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? उस खरगोश को इस तरह बोलते हुए देखकर महेश चौंक जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। तुम एक खरगोश होकर मुझसे बातें कैसे कर सकते हो? आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? तुम परेशान मत हो महेश। तुम मेरी बातें इसलिए सुन सकते हो क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, और एक सच्चा इंसान ही हम जानवरों की भाषा को समझ सकता है। मैं हर रोज तुम्हें यहाँ लकड़ियाँ काटते हुए देखता हूँ, लेकिन आज तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। कहो क्या बात है? मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। खरगोश के पूछने पर महेश उसे सारी बात बताता है। तभी खरगोश उसे कुछ बीज देता है। तुम इन बीजों को अपने खेत में उगाना। इससे उगने वाली फसल तुम्हारी सारी मुसीबतों को हल कर देगी। महेश उन बीजों को अपने घर ले आता है और उन्हें अपने खेत में जाकर बो देता है। जब अगले दिन वो अपने खेत में जाकर देखता है तो उसके खेत में ढेर सारी लाल रंग की पालक उगी होती है। महेश अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। तभी उस लाल पालक से आवाज आती है, हम जानते हैं महेश कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन हमने तुम्हारी सारे परेशानियों का हल निकाल दिया है। तुम्हारे पास अच्छा घर नहीं है,
पैसा नहीं है, घर में खाने के लिए भरपूर राशन भी नहीं है, लेकिन हमने अपनी जादुई शक्तियों से सब कुछ ठीक कर दिया है। अब जब तुम अपने घर जाओगे तो तुम्हें सब कुछ बिल्कुल ठीक मिलेगा। जादुई लाल पालक की बात सुनकर पहले तो महेश को अपने कानों पर यकीन नहीं होता, लेकिन वो जैसे ही वहां से अपने घर वापस आता है तो देखता है कि उसका टूटा फूटा पुराना घर बिल्कुल नया हो गया है। उसके घर की अलमारी में बहुत सारे पैसे भी आ गए हैं और उनके घर में बहुत सारा राशन भी भर गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, अचानक ये सब कैसे हो गया? आप जैसे ही घर से खेत की तरफ गए तभी अचानक ये सब हो गया। लगता है भगवान ने हम पर बड़ा ही चमत्कार किया है। सच कहा भाग्यवान, जब भगवान को हमारी मदद करनी होती है तो वो किसी न किसी रूप में हमारे पास मदद भेज ही देता है। इतना कहकर महेश सुनीता को जादुई लाल पालक के बारे में बताता है। जादुई लाल पालक महेश को बहुत सारे खेत देती है, जिसमें तरह तरह की ढेर सारी सब्जियां उगती है। महेश उन्हें बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाता है। जादुई लाल पालक की मदद से अब उसके हालात बिल्कुल सुधर जाते हैं। वो अब अपने परिवार के साथ अपना जीवन अच्छी तरह व्यतीत करता है और जब भी कोई जरूरतमंद उसके पास मदद मांगने आता है तो वो कभी भी किसी को मदद के लिए मना नहीं करता, बल्कि अच्छे भाव से सबकी मदद करता है, जिससे उसको अपने काम में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलती है।